कभी सोचा है कि हमारा समाज आखिर चलता कैसे है? कुछ नियम तो हैं, पर ये कहीं लिखे हुए नहीं हैं। ये असल में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हम कब एक दूसरे का साथ देते हैं और कब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य नियमों को, इन सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि आखिर क्यों हम कभी किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और कभी किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। असल में इसी एक सवाल के जवाब में वो दो सबसे बड़ी ताकतें छिपी हैं जो हमारे समाज की पूरी कहानी लिखती हैं। कहानी एक साथ आने की और कहानी टकराने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समाज के इन दो सबसे बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझते हैं, सहयोग और संघर्ष। ये समझिए कि ये दो ऐसे ध्रुव हैं जिनके बीच हमारी पूरी सामाजिक दुनिया घूमती रहती है। तो सबसे पहली और सबसे पॉजिटिव शक्ति है सहयोग। बहुत सीधी सी बात है, जब लोग या ग्रुप्स किसी एक कॉमन गोल के लिए, एक साझे लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, ये वो गोंद है जो परिवारों को, टीमों को और यहाँ तक कि पूरे देश को जोड़कर रखता है। मशहूर समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने भी यही कहा। उनके मुताबिक सहयोग का मतलब ही है एक साझा लक्ष्य। जब मंजिल एक होती है तो रास्ते साथ कट ही जाते हैं, और यही चीज समाज में एकता और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाती है। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी संघर्ष पर। ये ठीक सहयोग का उल्टा है। ये तब होता है जब लोगों के या ग्रुप्स के हित आपस में टकराते हैं, और यहाँ लक्ष्य साथ मिलकर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरे को रास्ते से हटाना या कमजोर करना होता है। समाजशास्त्री ऑगबर्न के हिसाब से ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। लोग जानबूझकर अपने विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सच है कि इससे समाज में तनाव और अशांति पैदा होती है, पर रुकिए, संघर्ष हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए, पुराने और गलत सिस्टम को तोड़ने के लिए संघर्ष जरूरी भी हो जाता है। तो अगर इन दोनों ताकतों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, सहयोग की प्रकृति पॉजिटिव है तो संघर्ष की नेगेटिव। सहयोग का उद्देश्य एक कॉमन गोल होता है, जबकि संघर्ष विरोधी लक्ष्यों की वजह से होता है। और नतीजा, सहयोग से समाज में एकता और स्थिरता आती है तो संघर्ष से तनाव और बदलाव आता है। मतलब एक समाज को जोड़ता है तो दूसरा उसे बदलता है। और सच तो ये है कि समाज को चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। पर एक मिनट, क्या हर टकराव संघर्ष ही होता है? नहीं, एक तीसरी और बहुत ही दिलचस्प चीज भी है, जिसे हम कहते हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता को ना एक रेस की तरह समझिए। सब जीतना तो चाहते हैं, पर नियम यह है कि किसी को धक्का देकर गिराना नहीं है। यहाँ मकसद है खुद सबसे तेज दौड़ना, दूसरे को हराना नहीं। मतलब फोकस अपने परफॉर्मेंस पर होता है। बुगार्डिस इसे एक अवैयक्तिक यानी इम्पर्सनल प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें लोग शायद अपने कॉम्पिटिटर को जानते तक नहीं। सोचिए किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। लाखों लोग एक ही लक्ष्य, कुछ हजार सीटों के लिए दौड़ रहे हैं, पर उनका आपस में कोई सीधा टकराव या दुश्मनी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये प्रतियोगिता अच्छी है या बुरी? असल में इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ देखें तो ये हमें बेहतर बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए और अपनी काबिलियत को निखारने के लिए मोटिवेट करती है। ये तरक्की का इंजन है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही कंपटीशन समाज में स्ट्रेस, जलन और खैर बराबरी को भी जन्म देता है। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसे बहुत संभलकर इस्तेमाल करना होता है। चलिए, अभी तक तो हम एक ही समाज के अंदर की ताकतों की बात कर रहे थे। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि तब क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियां, दो अलग दुनियाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब ऐसा होता है तो जो पहली प्रक्रिया शुरू होती है उसे कहते हैं अकल्चरेशन, हिंदी में संस्कृतिकरण। ये एक तरह का कल्चरल लेन देन है। मतलब एक कल्चर दूसरे से कुछ बातें, कुछ आदतें अपना तो लेता है, लेकिन अपनी असली पहचान, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद हम खुद हैं। आज के भारत में देखिए, हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पर क्या हमने अपने त्योहार मनाने छोड़ दिए? अपनी मान्यताएं भूल गए? नहीं, हमारी भारतीय पहचान पूरी तरह से बनी हुई है। हमने कुछ नया सीखा जरूर, पर खुद को खोया नहीं। लेकिन सोचिए, अगर ये कल्चरल मिलन इतना गहरा हो जाए कि एक संस्कृति दूसरी में पूरी तरह घुल मिल जाए, इसी को कहते हैं असिमिलेशन
यानी समाकलन। ये सिर्फ कुछ चीजें अपनाने से कहीं ज्यादा है। पाक और बर्गिस ने इसे पूर्ण विलय या कंप्लीट मर्जर कहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। एक बार घुलने के बाद चीनी की अपनी अलग पहचान खत्म हो जाती है, वो दूध का ही हिस्सा बन जाती है। बस एसिमिलेशन में भी ऐसा ही होता है, पुरानी कल्चरल पहचान पूरी तरह खत्म हो जाती। तो इन दोनों के बीच का फर्क इस टेबल से और भी साफ हो जाता है। अकल्चरेशन में बदलाव आंशिक यानी पार्शल होता है और सबसे जरूरी बात ओरिजिनल पहचान बनी रहती है। दूसरी तरफ असिमिलेशन एक पूर्ण विलय है जिसमें ओरिजिनल पहचान खो जाती है। और हाँ, इनकी रफ्तार में भी बहुत फर्क है। अकल्चरेशन काफी तेजी से हो सकता है, जबकि असिमिलेशन एक बहुत ही धीमी, कई पीढ़ियों तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब तक हमने सहयोग, संघर्ष, प्रतियोगिता और फिर संस्कृतियों के मिलन से होने वाले एक्युल्टरेशन और एसिमिलेशन को समझा। पर इन सब का निचोड़ क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि समाज के लिए सिर्फ सहयोग ही अच्छा है और संघर्ष से हमेशा बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि एक हेल्दी और डायनामिक समाज वो नहीं होता जिसमें कोई टकराव या कंपटीशन हो ही ना, बल्कि वो होता है जो इन सभी ताकतों के बीच एक सही, एक फंक्शनल बैलेंस बनाकर रखता है। यहाँ हर चीज का अपना एक रोल है। आइए एक बार पूरी तस्वीर को फिर से देखते हैं। सहयोग समाज को स्थायित्व देता है, उसे जोड़े रखता है। संघर्ष पुराने नियमों को चुनौती देकर बदलाव का रास्ता खोलता है। प्रतियोगिता हमें बेहतर और इनोवेटिव बनने के लिए उकसाती है। और संस्कृतियों का मिलना जुलना हमारे समाज को लगातार एक नया आकार देता रहता है। ये सब मिलकर ही समाज की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और जाते जाते एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हर कल्चर बस एक क्लिक की दूरी पर है, संस्कृतियों का ये महामिलन हमें किस तरफ ज्यादा ले जा रहा है? सहयोग की तरफ या फिर संघर्ष की तरफ? सोचिएगा जरूर।